राधे जय श्री कृष्णा जय श्री महाकाल। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th साइंस का। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट पहले कवर करवा दिया, वीडियो पे अपलोड हो गया है। अब सिर्फ हम देखेंगे इस चैप्टर का लाइक रेफरेंस टाइप या नोट्स टाइप। तो नोट्स देख लेते हैं। से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम्ड वन और अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो, ऐसा एक नया सब्सटेंस जो कि न्यू प्रॉपर्टीज के साथ जन्मा हो एक या दो सब्सटेंस को एडअप करने से। एक एग्जांपल लेती हूँ, एक सब्सटेंस से ए, एक सब्सटेंस से बी, इन दोनों को जब एडअप किया, इनको जब रिएक्शन करवाया तो उन्होंने सी सब्सटेंस फॉर्म किया। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। न्यू प्रॉपर्टी है, न्यू सब्सटेंस है, तो ये जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, यही केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो डेफिनेशन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप तो लर्न कर ही लोगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। द सब्सटेंस वी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जैसे ए और बी, ये हमारे रिएक्ट कहलाए, और जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाया, वो सी है, हमारा प्रोडक्ट सी है, और रिएक्टेंट हमारे ए। समझ में आया? अब आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर और रिवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। इवोल्यूशन गैस मतलब गैस का बाहर निकलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये होती है हमारी वर्ड रिएक्शन, ठीक है, और ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब वर्ड रिएक्शन में सॉरी वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में आखिर क्या ही तुम्हारा डिफरेंशिएट है, तो मैं बताती हूँ। वर्ड इक्वेशन में पूरे लिखते हैं कि जिंक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, मतलब ये प्रोडक्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो हम ऐसे पूरे लिखते हैं। लेकिन इन केमिकल रिएक्शन वी हैव टू यूज ओनली सिंबल्स, जैसे कि हमने सिर्फ जिंक का सिंबल यूज किया Zn, और वर्ड इक्वेशन में पूरा जिंक लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट रहेगा। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा सिर्फ इनके नाम में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो हमेशा केमिकल इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल्स, एलिमेंट्स, मतलब जब हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन का डिफरेंशिएट देखा। ठीक है, तो इनमें हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं, फॉर्मुलाज यूज करते हैं, एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो उनके फिजिकल स्टेट बताते हैं। जैसे अब हमने लिखा है यहाँ पर O2, तो O2 क्या है? गैसेस है, तो इसके बाहर हम इसे ब्रैकेट में जीवी लिखेंगे, ये हम आगे और पढ़ेंगे। द नेसेसरी ऑफ कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैट, मतलब कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलाइज भी की आ जाती है, ये कंडीशन भी जरूरी होती है, तो उनको भी हम एरो में लिखते हैं कि मतलब ये जो एरो है ना यहाँ पर, इन पे फिर हम लिखेंगे कि 320 का प्रेशर लगाया, कितने का प्रेशर लगाया, ये सब हम फिर लिखते हैं। एग्जांपल, मैग्नीशियम इज बर्न इन द, देखो अब मैग्नीशियम को हमने एयर के थ्रू बर्न किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोवाइड किया, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। बट अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम का इधर एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के दो एटम है, इधर मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो हमें ऑक्सीजन के दो एटम्स चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस नहीं है, तो पहले तो हम देखेंगे कि हमें बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और आखिर हम बैलेंस करते क्यों है। सो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए कि जो मैटर होता है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट किसमें? केमिकल रिएक्शन में। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो ना मैटर क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ओके, सो हमको इसके राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो इनके एलिमेंट्स ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है? LHS, और प्रोडक्ट साइड RHS, तो दोनों की साइड में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक बच्चा, और पानी पी लो फटाफट से, हाइड्रेट हो रहा हो तुम लोग, तभी तुमको समझ में आएगा। थोड़ा मेरा आवाज़ प्रॉब्लम होगा आपको। ओके, अब है स्टेप वाइज बैलेंस। अब जिस चीज़ से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, जिस मेथड से हम करते हैं उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तुमको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उन पे फिर बॉक्स बना देना है हर एक पे, मतलब प्लस माइनस का सिंबल है, सपोज यहाँ F लिखा हुआ है, फिर प्लस, फिर H2 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं पूरे पे एक बना दिया, नहीं, प्लस का सिंबल है तो ये दोनों अलग अलग है, फिर उन पे अलग अलग तुमको बनाना है। समझ में आया? जैसे इन्होंने इस तरीके से किया। नाउ दोनों के एटम्स को काउंट करना है और इस तरीके से तुमको टेबल बना लेनी है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में टेक प्लेस किए हैं उनको लिखना है, फिर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। फिर देखो रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, यहाँ पर तो बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 4 है, तो इनको बैलेंस करना है, तो इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे और फरमाओ तो दोनों साथ में, मतलब O और F दोनों साथ में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए? इस तरीके से है, पहले तो हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो O है ये इक्वल हो जाए। O इक्वल हो गया। अब देखो हम ये H है, ये अनबैलेंस हो गया, ये 6 हो गया, 4 तो था और 2 इसके पास पहले से ही था, तो 6 हो गया। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 4 इधर अगर एड अप कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अब हमारा ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। अब आते हैं F3, तो अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ देन ये भी इक्वल हो जाएगा। शायद आपको कम समझ आया, लेकिन जब तुम करोगे ना तो बहुत बहुत ईजी होगा। अब जैसे मैंने स्टेट के बारे में बताया था कि तुमको लास्ट में इनकी स्टेट भी लिखनी है, तो देखो F क्या है? सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे? F लिखने के बाद एस ब्रैकेट में सॉलिड के लिए एस सिंबल यूज किया जाता है, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G और एक्वेरियस के लिए AQ। एक्वेरियस क्या होता है कि जो भी चीज़ है उसमें क्या होता है, तुम्हारा सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। जब लिक्विड को सॉलिड के अंदर डुबोगे तो ये जो सॉलिड है सॉल्युबल हो जाएगा, जिसको एक्वेरियस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना तुम लोग। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं उसको। राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटेलाइज है, तो तुमको ये जब हम एरो बनाते हैं ना यहाँ पर, तो उस पर लिखना है कितना प्रेशर हमने किया है, ये वाला एरो पे तुमको लिखना है कितना प्रेशर तुमने इन्वॉल्व किया है। अब आते टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो आखिर कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है? तो फर्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स अगर जुड़ जाते होंगे और अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते होंगे देन इट वुड बी व्हाट रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे C है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिले तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो इन दो प्रोडक्ट्स ने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर देखते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम और हमारे O2 का 1 एटम, तो इसमें बनाया 2H2O, मतलब कि 2 एटम्स इसके वाटर के। तो ये क्या हुआ है हमारे
विच रिएक्शन, ये रिएक्शन हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो प्रोडक्ट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, दो एलिमेंट्स मिलकर कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ये भी क्विकलाइन की है, सी और क्विकलाइन को कहा जाता है, और सी ओ एच का ट्वाइस जो है वो स्लैकलाइन को कहा जाता है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसा हुआ है। अब टेक ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। सो अब पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आखिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा? तो रिएक्शन विच हीट इज रिलीज, मतलब एक ऐसी जैसे मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो अगर इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी देन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। और मतलब वो देखो इन दोनों का रिएक्शन करवाया, एक एग्जांपल ले लूँ, ए और बी का मैंने रिएक्शन करवाया, तो इससे मुझे प्रोडक्ट तो मिलेगा, साथ में हीट भी मिलेगी, तो उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल हीट मिलेगी, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं कि सिर्फ सिंगल हीट मिले दो प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करवाने का, आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा, सॉरी दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के बाद आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा, बट उसके साथ साथ आपको हीट भी मिलेगी, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब एक और टर्म होता है आपका एंडोथर्मिक, तो वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ना कि रिलीज होती है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक का, जो भी हमने पढ़ा ऊपर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 को जब आप ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करवाओगे, ठीक है, तो ये तुमको क्या देगा, CO2 2H2O का मॉलिक्यूल, और फिर हीट देगा, और ऐसे एनर्जी भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि हीट ही दे। अब आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर बहुत सारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है, और उसमें क्या था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्लस होकर कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाना, ठीक है। तो होता है थर्मल डीकंपोजिशन। तो व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, जब भी कोई डीकंपोजिशन हीटिंग के थ्रू कैरी आउट होता है, तो देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। ओके बच्चा लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, फेरस सल्फेट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, इसीलिए इसको डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाता है, जिसमें जो है हीट के थ्रू हम इसको डीकंपोजिशन करवाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजिशन, इसमें जो है हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के डीकंपोजिशन को कैरी आउट करते हैं, मतलब डीकंपोजिशन करवाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो आप। एक होता है फोटोलाइट डीकंपोजिशन, हम क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, फोटो वोटो नहीं खिंचाते बेटा, इसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। तो जब आप प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करवाते हो तो वो कहलाती है आपका फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2AgCl है, उसको सनलाइट से करवाया हमने, तो इसमें बनाया 2Ag प्लस क्लोराइड 2, ठीक है। अब और रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ओके, ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है दोनों, ओके। तो अब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी जो है, मैंने अभी एक्सोथर्मिक बताया आपको, अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर तुमको रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक किया जाता है, रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैं समझाती हूँ उसको। देखो वैसे तो मैंने एनसीईआरटी से बताया था, इसका मतलब होता है कि किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने को एंडोथर्मिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तुमको थोड़ा सा अलग दिया हो। यहाँ पे ऐसे बोला गया कि जो एनर्जी होती है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो जब हम ये एनर्जी यूज़ की जाती है रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सही क्या है वो तो हम लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के। अब पढ़ते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है इस वाले एलिमेंट से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये Fe था, ये SU4 था, तो अभी ये जो Cu है मतलब कॉपर, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है देन आयरन के, तो आयरन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इसकी जगह पर या अगर बेचारे को इसको अलग हटा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसा होता है। ऐसे जिंक और इनका भी एग्जांपल या पढ़ लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे के कंपाउंड्स के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे NaSO4 था और यहाँ पे BaCl था, तो अब जो Ba है वो SO4 के पास चला गया और Na है वो Cl के पास चला, मतलब एक दूसरे के पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया। वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन वो होती है जहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन जो है यहाँ प्रेसिपिटेट रह जाता है, मतलब नीचे बल जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो ये रिएक्शन हुई इसमें BaSO4 क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट था जो कि सॉल्युबल नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहा जाता है। लास्ट है तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है तुम्हारा, इसके बाद कोरेजन और रेंसिडिटी है, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है गाइस, पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन को होता है एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। ऑक्सीडेशन की दो है डेफिनेशन। फर्स्ट है कि या तो तुम ऑक्सीजन को ऐड करो किसी भी रिएक्टेंट में, या तो तुम हाइड्रोजन को रिमूव कर दो किसी भी रिएक्टेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, ये Cu है, ठीक है। अभी ये बेचारा बिना ऑक्सीजन के, लेकिन जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी तो इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। बट रिडक्शन इसका उल्टा होता है, इसमें यहाँ पर देखो इसके पास ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसके पास रिडक्शन हुआ। और एक होती है तुम्हारा रिडॉक्स। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। देखो अभी अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिडक्शन हो गया। लेकिन इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। देखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होते हैं, तो वो हम कोरेजन और रेंसिडिटी से पढ़ते हैं। मेरा मेटल इज सब्सटेंस टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा, मतलब जब भी कोई भी मेटल एयर के कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में थोड़े टाइम के लिए आता है तो उसमें कॉरड हो जाता है। उसमें क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि मेटल को वीकेंड बना देती है, मतलब कमजोर बना देती है, और मेटल जो है कॉरड खा जाता है। फिर तो ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि वो ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन में ग्रीन कोटिंग होती है, सिल्वर में थोड़ा ब्लैक कोटिंग हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन को अगर प्रिवेंट करना है तो तुम कौन कौन से मेथड से प्रिवेंट कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिक और पुटिंग पेंट। उसको पेंट करके उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के, फिर ग्लेविलाइजेशन से। तो मेथड तुमको नहीं बताएगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स और ऑयल और फैट पे अगर ऑक्सीडाइड की लेयर चढ़ जाती है, जिससे खाने का स्मेल और टेस्ट दोनों ही बेकार हो जाता है, बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है फूड में, इस वजह से फूड खराब हो जाता है, तो उसको रेंसिडिटी कहा जाता है। अब मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अगर तुमको रेंसिडिटी से बताना है अपने सब्सटेंस को तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बाय एडिंग एंटीऑक्साइड। एंटीऑक्साइड वो होती है जो ऑक्सीडेशन से तुमको प्रिवेंट करती है। जैसे एग्जांपल में दूं तुमको तो नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का यूज़ करना होगा कि फिर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जिसमें एयर आ ना पाए, ऐसे कंटेनर में तुमको फूड रखना पड़ेगा, तो होगा ही नहीं खराब, ठीक है। अब होगा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। देखो एयर जो है उसको उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, ठीक है, एयर की जगह नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, या फिर रेफ्रिजरेशन करना। फ्रीज में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ही तो होती है, इसलिए तो हम फ्रीज में सारा खाना बचा हुआ है। तो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म, और हमको भी देखना था एंडोथर्मिक पे, आखिर एंडोथर्मिक की जो रियल डेफिनेशन है वो आखिर है क्या। तो चलो गूगल ही कर लेते हैं।
देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर जो है रिएक्टेंट जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग के प्रोडक्ट्स में से। फिजिकल प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल एज आइस क्यूब एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इसलिए वो मेल्ट हो। एक आइस क्यूब अगर तुम सराउंडिंग में रख दोगे तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और वो फिर विद इन अ टाइम फिर क्या जाने लगे, पिघलने लगा, तो उसमें क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन ही एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट करवा दिया आप लोगों का पहले वाले वीडियोस में, और इस बार मैंने नोट्स वाला पार्ट भी तुमको कंप्लीट करवा दिया। अब यार क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट फिर तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी मैं जल्दी करवाने का प्रयत्न करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।